बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने उदय बैच में, जो डेडिकेटेडली क्लास 9 के बच्चों के लिए है। तो बच्चों, हम लास्ट की क्लासेस के अंदर कुछ चैप्टर्स को कर रहे थे और जिसमें से एक चैप्टर को हमने किया था जिसका नाम था साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 एवेलिन ग्लेनी के बारे में। आज हम लोग उसी चैप्टर के पार्ट 2 को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टोरी करेंगे हमारे एक इंडियन म्यूजिशियन की, जिनका नाम था बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, हम लोगों ने जब पिछली बारी हम चैप्टर को पढ़ा था तो हमने एक इंटरनेशनल म्यूजिशियन के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था, एक अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिशियन के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था एवेलिन ग्लेनी। और आज जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो और कोई नहीं, हमारे खुद के, हमारे इंडिया के मास्ट्रो है, किसके, शहनाई के, जिनका नाम है श्री बिस्मिल्लाह खान। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं और ये चैप्टर क्या है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो हमने आज करना क्या है, हम लोगों ने आज बिस्मिल्लाह खान की पूरी स्टोरी को करना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान की जो पूरी स्टोरी है हम लोग आज उनको करेंगे। जो क्वेश्चंस इसमें से बच्चे पूछे जा सकते हैं मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कुछ भी ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो आप लोगों को मुश्किल लगते हैं उनको भी मैं आप लोगों के लिए आसान करने की कोशिश करूँगी। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि स्टोरी में होता क्या है। तो वो कहते हैं, यहाँ पर चैप्टर शुरू होता है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान जो है बच्चों, ये चीज़ को जानना ज़रूरी है कि पहली चीज़ वो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे। तो हमारे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है बच्चों, वो जाने जाते हैं अपनी शहनाई बजाने के लिए। शहनाई वही है वो जो शादियों में बजती है, जिसकी साउंड हमें कानों में सुन के बहुत अच्छी लगती है, जो पोपट लाल की रिंगटोन है, पै 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 पै। ये जो साउंड है जनरली ये हमारी शहनाई के अंदर से ही आती है, शहनाई की आई हुई साउंड है। लेकिन क्या शहनाई स्टार्टिंग से ही थी? जी नहीं, शहनाई का जो विकास है या जो शहनाई का जो इन्वेंशन है वो स्टार्टिंग से नहीं हुआ था। शहनाई बहुत टाइम बाद जाकर हमारे रोल में आई। तो वो कैसे आई और इतनी जल्दी शहनाई को इतनी ज़्यादा फेम कैसे मिला, शहनाई एक जाना माना इंस्ट्रूमेंट कैसे बना, और उस जाने माने इंस्ट्रूमेंट बनने के अंदर हमारे श्री बिस्मिल्लाह खान जी की क्या योगदान था, उसको भी हम लोग हमारे आज की क्लास में ही करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वो कहते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द ग्रेट शहनाई मास्ट्रो। यहाँ पर बात हो रही है बच्चों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, जो बहुत बड़े शहनाई मास्ट्रो हैं, यानी शहनाई मास्टर हैं, एंड द रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्ना, was born on 21 मार्च 1916 in a well known family of musicians in बिहार। तो ये स्टोरी है हमारे कंट्री के भारत रत्ना पाए जाने वाले अवार्ड विनर की, जिनका क्या नाम है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी लोगों को दिए जाने वाला, सिटीजन को दिए जाने वाला लोगों को दिया जाने वाला एक अवार्ड, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हमारे पास भारत रत्ना। वो इन्हें दिया गया था 2001 में, और ये पैदा हुए थे 21 मार्च 1916 में इन अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस की एक बहुत फेमस फैमिली में। यानी ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक इन्होंने खुद ने स्टार्ट किया था, इनकी पूरी फैमिली भी म्यूजिशियंस की फैमिली थी। कहाँ पर? बिहार में। In spite of having travelled all over the world, he was exceedingly fond of बनारस and दुमराव। यानी वो पूरी दुनिया घूमे, लेकिन उसके बाद भी बनारस और दुमराव को वो अपने मन से नहीं निकाल पाए। And they remained for him the most wonderful towns of the world। It is जग घूमया थारे जैसा ना कोई। उनके लिए बनारस और दुमराव ऐसे टाउन्स थे जो वो पूरी दुनिया भी घूम कर आ गए, उसके बाद भी वो कहते हैं कि ये दोनों जगह तो बेस्ट थी। He passed away on 21 अगस्त 2006। 21 मार्च को पैदा हुए और 21 अगस्त 2006 में, यानी 90 ईयर्स की एज के अंदर, 90 ईयर्स की एज के अंदर इनका देहांत हो जाता है। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से, एक लंबे समय से ये बीमार थे और बीमार होने के बाद इनकी मौत हो जाती है। He was given a state of funeral and the government of India declared one day national mourning। और जब इनकी डेथ होती है तो पूरे शहर में छुट्टी दी जाती है और देश ने एक दिन नेशनल मोर्निंग पे, यानी शोक मनाने के लिए, लोगों को शोक मनाने के लिए
क्योंकि हमारे कंट्री के इतने बेहतरीन म्यूज़िक प्लेयर जिन्होंने हमारे देश के म्यूज़िक को दुनिया भर में उसका प्रचार किया है, दुनिया भर में हमारे कंट्री के म्यूज़िक को फैलाया है, जब उनका देहांत हो जाता है तो हमारे देश में भी राजकीय शोक के लिए एक दिन का मौन, एक दिन की छुट्टी जो है वो जारी कर दी जाती है। मतलब सोचो कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था इनका हमारे देश के ऊपर। तो आइए बच्चों स्टोरी को आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारी मेन स्टोरी शुरू है, वो इंट्रोडक्शन था, यहाँ से हमारी स्टोरी की शुरुआत हो जाती है। तो स्टोरी को समझने के लिए बच्चों हमें जाना पड़ेगा मुग़ल एरा के अंदर, हम लोगों को जाना पड़ेगा मुग़ल शासन के टाइम पे, और मुग़ल शासन के टाइम पे भी हमारे आखिरी रूलर के टाइम पर, जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था एम्परर औरंगज़ेब। ये बात की जा रही है औरंगज़ेब के टाइम की। वो कहते हैं एम्परर औरंगज़ेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस। तो बात होती है औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब ने बैन कर दिया था, यानी रोक लगा दी थी, रोक लगाना, क्या रोक लगाई थी, इन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। अभी तो हम बात कर रहे थे शहनाई की, तो हम पुंगी पे कैसे आ गए, क्योंकि शहनाई के आने से पहले बच्चों पुंगी थी। तो औरंगज़ेब ने पुंगी को बजाना मना कर दिया था कि आप हमारे रॉयल रेजिडेंस के अंदर, यानी आप हमारे महल के अंदर पुंगी नहीं बजाएंगे, यहाँ पर पुंगी नहीं बजेगी। पर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि उनका कहना ये था कि इसकी साउंड बहुत ही पतली सी और बहुत ही कानों में चुभने वाली है, नॉट गुड। ठीक है, जो इसकी आवाज़ है वो बहुत ही पैनी है और कानों में बहुत ज़्यादा चुभती है। द पुंगी बिकेम जेनेरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइज मेकर, और पुंगी जो है भैया वो जेनेरिक यानी कॉमन नेम बन गया था शोर मचाने वाले ऑब्जेक्ट्स का, कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम था ऑफ रीडेड नॉइज मेकर। रीडेड क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट विद होल, एन इंस्ट्रूमेंट विद होल्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें होल्स होते हैं, जैसे बांसुरी हो गई, पुंगी हो गई, शहनाई हो गई। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इनको कहते हैं रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स। एंड ऐसे रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये जो हमारी पुंगी थी उसको नॉइज मेकर बोला गया था, यानी शोर मचाए जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बोला गया था। Few had thought it would one day be revived। कई लोगों को लगता था कि औरंगज़ेब ने अभी तो बैन कर दिया है, लेकिन इसको वापस ज़रूर लाया जाएगा किसी न किसी दिन। A barber of a family of professional musicians who had access to royal palace decide to improve the tonal quality of the pungi। तो यहाँ पर अब क्या होता है, अब वापस तो लाया नहीं गया, लेकिन एक बार्बर, एक नाई, क्या जो जिसके पास रॉयल पैलेस का एक्सेस था, यानी जिसके पास राजा के शाही महल का एक्सेस था, जहाँ पर वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को देख सकता था, बजा सकता था, उसने डिसाइड किया कि इसकी जो टोनल क्वालिटी है, यानी इसकी जो आवाज़ है, जो टोन निकलती है पुंगी में से, इसको इम्प्रूव किया जाए। और इसको क्या बनाया जाए, इसको बनाया जाए शहनाई। इसको क्या बनाया जाएगा, इसको बनाया जाएगा शहनाई। अब यहाँ पर ना बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर पुंगी कभी भी रिवाइज नहीं होती। लेकिन पुंगी होता क्या है, पुंगी को समझने के लिए आप लोगों ने कभी वो देखा सपेरे को, जो सपेरे के हाथ में वो कुछ इस तरीके का मोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ इस तरीके का मोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर वो म्यूजिक बजाते हैं। यहाँ पर भी होल होता है, यहाँ पर भी होल होता है, और यहाँ पर फिर वो होल होते हैं जिससे वो अपना म्यूज़िक कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम पुंगी कहते हैं। ये जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बचा इस तरीके का होता है, इसको हम लोग पुंगी कहते हैं, और इसको वो यूं यूं करके बजाते हैं, और उसमें से आवाज़ जो है वो वाली आती है, तो वो जो सांप वाली आवाज़ होती है ना, वो पुंगी की आवाज़ है। और हमारे औरंगज़ेब का कहना ये था कि ये वाली आवाज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है और उससे कान में बहुत ज़्यादा लगती है, उसको आवाज़ चुभती थी कान में, इसीलिए उसने पुंगी बैन करवा दी अपने कोर्ट से। He chose a pipe with natural hollow stem। अब हमारे जो नाई भैया हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पाइप चुनी विद अ hollow stem। hollow यानी उन्होंने एक पाइप देखी जो अंदर से बिल्कुल खोखली है, ठीक है, एक खोखली स्टेम वाली, विच वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो पुंगी से लंबी और उससे ज़्यादा चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसके ऊपर 7 होल्स बना दिए। When he played on it,
closing and opening some of these holes soft and melodious sound were produced. तो जब वो इसको बजाते थे, एक किसी को बंद करके किसी को खोल के, किसी को बंद करके किसी को खोल के, तो बहुत ही सुरीली आवाज उसके अंदर से निकलती थी। कैसे निकलती थी भैया? बहुत ही सुरीली और बड़ी सॉफ्ट आवाज उसमें से निकलती थी। He played the instrument before royalty and everybody was impressed. उसने ये जो आवाज थी, ये जो उसने इंस्ट्रूमेंट था बच्चों, ये उसने रॉयल्टी के आगे प्ले किया। रॉयल्टी यानी राजा के आगे प्ले किया, और राजा और जितनी भी उसकी प्रजा थी वो सब बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड दे डिसाइडेड कि हाँ यार ये तो बेटर है। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग यहाँ पर हमारे कोर्ट में पुंगी की जगह क्या बजाएंगे? पुंगी की जगह अब हम लोग बजाएंगे शहनाई। तो यहाँ पर बेटा पहला सवाल जो पेपर में पूछा जाता है वो ये आता है, वाई वॉज पुंगी बैंड? ठीक है, एक सवाल आता है, वाई वॉज पुंगी बैन? पुंगी को बैन क्यों किया गया था? तो भैया पुंगी को बैन इसीलिए किया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉइज मेकर थी। ठीक है, उसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, श्रिल साउंड थी उसकी। ठीक है, श्रिल साउंड, अनप्लेजेंट। तो ये सारे रीजंस की वजह से पुंगी को कोर्ट से बैन कर दिया गया था। The instrument was so different from pungi that it had to be given a different name. तो क्योंकि अब वो इंस्ट्रूमेंट दिखने में भी, शहनाई कैसी दिखती है? शहनाई कुछ ऐसे दिखती है। कुछ इस तरीके की दिखती है शहनाई, और यहाँ पर उसके साथ वो होते हैं डॉट्स, 7 होल्स होते हैं जिसमें से बजाया जा सकता है। तो ये पुंगी दिखने में बहुत ही अलग थी किससे? शहनाई जो थी वो दिखने में बहुत ही अलग थी पुंगी से, इसीलिए डिसाइड किया गया कि अब ये पुंगी की जगह पे शहनाई बजाई जाएगी और इसको कुछ अलग नेम देना था। अब एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेस इन द शाहज चैम्बर, यानी सबसे पहली बार इसे राजा के चैम्बर में, राजा के कोर्ट में बजाया गया था, और एक नाई ने बजाया था जिसको हम बार्बर कहते हैं इंग्लिश में, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई। इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? इसलिए इसका नाम पड़ा शहनाई। शहनाई में शह यानी राजा और बजाने वाला कौन? नाई। तो शहनाई, इसका नाम शहनाई क्यों पड़ा? क्योंकि पहली बार राजा के कोर्ट में बजाई गई थी और दूसरा इसे एक नाई ने बजाया था। हाउ शहनाई गॉट इट्स नेम? हाउ शहनाई गॉट इट्स नेम? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देखते हैं। द साउंड ऑफ शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। धीरे धीरे शहनाई की जो आवाज़ थी ना बच्चों, उसे काफ़ी शुभ माना जाना शुरू हो गया कि शहनाई की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा शुभ होती है। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी वजह से इसे आज भी टेम्पल्स में बजाया जाता है। एंड इज़ इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन वेडिंग, यानी इंडिस्पेंसिबल, कैन नॉट बी लेफ्ट, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स के अंदर शहनाई का एक बार तो बजना बहुत ज़रूरी होता है, एंड इसीलिए हमारे नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का इसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है। इन द पास्ट शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ नौबत। पहले ये नौबत, नौबत क्या है भैया? नौबत का मतलब होता है 9 इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। 9 इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप को भैया हम लोग कहते हैं नौबत। तो ये शहनाई इतनी अच्छी थी कि शहनाई को नौबत का पार्ट भी बना दिया गया, और ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट दी रॉयल कोर्ट। तो ऑफ यहाँ पर एंसेंबल का मतलब होता है कलेक्शन। तो एक ट्रेडिशनल कलेक्शन मिलती थी हमें राजा के कोर्ट में, उस कलेक्शन में से एक साउंड जो थी वो थी हमारी शहनाई की। मतलब शहनाई इतना ज़्यादा सुनने में लोगों के आ गया था। Till recently it was used in temples and weddings, और आज तक इसे शादियों में और मंदिरों में यूज किया जाता है। The credit for bringing this instrument onto classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अभी तक तो इसे बस टेम्पल्स में और शादियों में बजाया जा रहा था, लेकिन इसको क्लासिकल स्टेज पे लाना, यानी लोगों के आगे लाना, टू मेक इट फेमस,
तो इसको फेमस करने का जो श्रेय जाता है बच्चों, वो किनको जाता है? वो फेमस करने का श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। क्योंकि अभी तक तो इसकी जगह सिर्फ टेम्पल्स में और शादियों में थी, लेकिन अब इसे प्रॉपर स्टेज पे एज अ फॉर्म ऑफ शो भी बजाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या होता है। अब वो बताते हैं यहाँ पर उनका बैकग्राउंड, ठीक है, उनके चाइल्डहुड के पॉइंट बताते हैं कि उनके चाइल्डहुड में, बचपन में उनके साथ क्या होता था। एज अ 5-year-old बॉय, जब वो 5 साल के बच्चे थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। जब वो कितने साल के बच्चे थे भैया? जब वो 5 साल के बच्चे थे, ठीक है, जब वो 5 साल के बच्चे थे, वो बताते हैं कि वो गिल्ली डंडा खेलते थे। अब गिल्ली डंडा आप सब लोगों को पता है कि गिल्ली डंडा में एक डंडा होता है, गिल्ली होती है, आपको डंडे से उसको हिट करके यूं इस तरीके से उड़ाना होता है। तो वो बचपन में गिल्ली डंडा खेलते थे नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव, यानी एरिया, यहाँ पे इसको एरिया के लिए हम लोग कहेंगे, इन द एंशिएंट एरिया ऑफ दुमराव, जो बिहार में एक जगह है। He would regularly go near the बिहारी जी टेम्पल। हर दिन वो बिहारी जी टेम्पल के पास जाते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता। वहां जाकर वो भोजपुरी चैता, यानी जो उनकी पूजा होती है या जो उनका भजन होता है, जिसको चैता कहा जाता है, वहां पर वो उस भजन को गाने के लिए जाया करते थे। इमेजिन कीजिए कि वो एक मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी हिंदू भजन गाने के लिए जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kgs। उसके बाद जब भी उनकी प्रेयर पूरी हो जाती, जब भजन पूरा हो जाता, तो उन्हें 1.5 किलो का एक लड्डू इनाम में हर बार मिलता था। सोचो, जब वो छोटे थे, 5 साल के बच्चे थे, तब की बात है ये। दिस हैपेंड 80 years ago। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रैवल्ड सो फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। उन्होंने शुरुआत करी थी टेम्पल में गाने बजाने से, और आज 80 साल बाद, यानी जब वो 85 ईयर्स के हैं, तब उन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी देश का सबसे महान नागरिक पुरस्कार जो है, जिसका नाम है भारत रत्ना, यानी भारत का एक अनमोल रतन, उस अवार्ड से इनको नवाजा गया। एट द एज ऑफ क्या? एट द एज ऑफ 85 ईयर्स। ठीक है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians। बिस्मिल्लाह खान जी जो थे, वो बहुत जानी मानी फैमिली से आए थे। किनकी फैमिली थी? फैमिली भी थी म्यूजिशियंस की, यानी इनकी पूरी की पूरी फैमिली म्यूजिक का ही पार्ट थी। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इनके जो दादाजी थे, जिनका नाम है रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज, यानी शहनाई प्लेयर। जो इसके दादाजी थे, वो शहनाई प्लेयर थे इन द भोजपुर किंग कोर्ट। ठीक है, इसके दादाजी जो थे रसूल बख्श खान, वो क्या थे? वो भोजपुर के एक राजा के कोर्ट में शहनाई बजाने का काम करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, इनके पिताजी का क्या नाम था? पैगंबर बख्श। एंड अदर पेटर्नल सिस्टर्स, ये पेटर्नल है, पेटर्नल का मतलब हो गया दादके की साइड। दादके यहाँ पता है आप लोगों को, पापा के साइड, पापा की तरफ के। तो इनके पापा के तरफ की फैमिली के जितने भी लोग थे, वो सब लोग ही शहनाई प्लेयर्स थे, यानी शहनाई बजाना इनके खून में था। लेकिन इस शहनाई को शादियों से, राजाओं के कोर्ट से, टेम्पल से निकाल के स्टेज पे लाने का काम इन्होंने ही किया था। द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इन्होंने जल्दी म्यूजिक को लर्न करना स्टार्ट कर दिया, टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स। इन्होंने म्यूजिक को जिंदगी में बहुत जल्दी ही अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस, यानी 3 साल की एज में जब उनकी मदर उनको मैटरनल अंकल, मैटरनल मतलब मम्मी की साइड, ठीक है, मम्मी की तरफ की फैमिली का परिवार, तो वहां पर मैटरनल अंकल कौन होते हैं भैया? मैटरनल अंकल होते हैं मामा। तो जब ये 3 साल के थे, तो ये अपने मामा से इंस्पायर हो गए। ही लिव्ड इन बनारस, जिसे वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड बाय वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस दी शहनाई। तो बिस्मिल्लाह अपने मामा को, चाचा को नहीं, मामा को रियाज करते हुए देखकर, जब भी देखते थे, तो उनको देखकर उनका भी बहुत मन करता था कि मैं भी शहनाई बजाना सीखूं। बच्चे, यहाँ फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल ही आता है
हाउ was Bismillah Khan into music from a young एज? वो म्यूजिक को यंग एज से कैसे फॉलो कर रहे थे? अभी एक क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों को और दूंगी, एक बार मुझे यहाँ तक बताइए समझ में आया तो। इसमें बच्चों एक सवाल ना और आता है और वो सवाल है हु वॉज अली बख्श? अली बख्श कौन थे और इनका क्या रोल था? अभी हम आगे देखेंगे कि इनका क्या रोल था बिस्मिल्लाह जी की लाइफ में। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to Vishnu Temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। तो जल्दी ही उन्होंने अपने अंकल यानी अपने मामा को अली बख्श को विष्णु टेम्पल में फॉलो करना शुरू कर दिया, जहां पर बख्श का क्या काम था? शहनाई बजाना। यानी पूरी फैमिली शहनाई बजाती थी, मम्मी के साइड के भी और पापा के साइड के भी। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours। यहाँ पर अली बख्श शहनाई बजाते और वो काफी मंत्र मुग्ध होकर यहाँ पर बैठे रहते। मुग्ध, ठीक है, काफी मंत्र मुग्ध होकर वो यहाँ पर बैठे रहते। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and sit practicing throughout the day। तो बहुत ही जल्दी उन्होंने अपनी जो इच्छा थी वो व्यक्त करी कि भैया मुझे भी सिखाओ, एंड बहुत जल्दी उनको भी इसकी प्रैक्टिस में डाल दिया गया और पूरे पूरे दिन बैठकर बिस्मिल्लाह खान जी इंस्ट्रूमेंट बजाने की प्रैक्टिस करते थे, शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे। For years to come, Temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentices फेवरेट हॉर्न्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो वो कहते हैं आने वाले सालों में अनेक वर्षों तक जो बालाजी का टेम्पल था एंड मंगला मैया का टेम्पल था और जो बैंक था गंगा रिवर का, यानी जो तट था गंगा रिवर का, वो उनकी वो जगहें थी जहाँ पर वो बैठकर पूरे पूरे दिन म्यूजिक प्रैक्टिस करते थे। और द यंग अप्रेंटिसेस, अप्रेंटिस का मतलब बेटा लर्नर होता है, तो वो यहाँ पर एक यंग लर्नर की तरह अपना फेवरेट हॉर्न यानी फेवरेट काम करना पसंद करते थे। और उनका फेवरेट काम, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, उनका फेवरेट काम था इंस्ट्रूमेंट बजाना, शहनाई बजाना। तो वो सॉलिट्यूड में यानी अकेले रहकर वो यहाँ पर आगे आने वाले सालों में बैठ के प्रैक्टिस करते थे। अकेले रहकर सारी की सारी प्रैक्टिस उन्होंने म्यूजिक की करी। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and improve and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। अब पूरे दिन गंगा किनारे बैठकर वो गंगा की आवाज़ को सुनते रहते थे और गंगा की आवाज़ से इंस्पायर होकर, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर ये जो पुंगी है, सॉरी जो शहनाई है, इसकी आवाज़ को इम्प्रूव किया जाए, जो इसके म्यूज़िक है उसको अच्छा बनाया जाए और वो राग, वो साउंड्स भी इसमें प्रोड्यूस करी जाएं या वो साउंड्स भी इसमें बनाई जाएं जो पहले इसकी रेंज से बाहर मानी जाती हैं। यानी शहनाई, इनका मानना ये था कि शहनाई से कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ तरीकों की आवाज़ें निकाली जा सकती हैं, साउंड निकाली जा सकती हैं। लेकिन हमारे जो बिस्मिल्लाह खान जी थे उन्होंने ये चीज़ को सोचा कि क्यों ना मैं इसकी आवाज़ कुछ ऐसे करूँ या कुछ ऐसे आए जो सबके कानों तक पहुँचे और ऐसे रागा बनाऊं या ऐसा म्यूज़िक बनाऊं जो आज तक बना नहीं है या माना जाता है कि शहनाई में नहीं बज सकता, उस म्यूज़िक को भी लोगों तक पहुंचाया जाए। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की एज में वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए। मतलब उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ ने उनका सपोर्ट किया है उनको म्यूज़िक को सीखने में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल यानी उनकी परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, work hard and you shall make it। तो उस्ताद फयाज खान थे, उन्होंने उनके पीठ पर थपथपाया और बोला कि इसी तरीके से मेहनत करते रहो और एक दिन तुम सफल ज़रूर हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, फिर हमारी कंट्री में AIR, FM गोल्ड टनाना खुला, AIR खुला, ऑल इंडिया रेडियो खुला 1938 में। एंड ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा बिग ब्रेक था। ठीक है, ये क्या था? ये इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, फ्रॉम हेयर, यहाँ से
ही गॉट फेमस। इसके बाद से इनकी फेम का कोई भी ठिकाना नहीं था, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और ये ऐसा फेमस नहीं हुआ जैसे आज के टाइम के लोग होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उस समय में फेमस होना एक बहुत बड़ी बात थी और बहुत मुश्किल बात थी। आज तो बहुत आसान है फेमस होना, लेकिन उस टाइम पे फेमस होना इतना आसान नहीं था। उस समय में इनको अपना बिग ब्रेक मिला, यानी इनको लोग जानने लगे। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, एंड हर दिन रेडियो पे इनका शहनाई बजाने का प्रोग्राम या शो आया करता था, जो लोग अपने घरों के रेडियोज़ में बैठकर सुनते थे। यानी सोचो, ये उस एरा में फेमस हुए थे जब हमारे पास ना तो टीवी था, ना मोबाइल फ़ोन था, कोई भी सुख सुविधा साधन नहीं था। उस समय पे ये फेमस हुए थे सिर्फ रेडियो के थ्रू। तो इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक या सबसे बड़ा जो परफॉर्मेंस था वो कब आया था? वो आया था इनकी एट द एज ऑफ व्हेन ही जॉइंड ऑल इंडिया रेडियो। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान रिसीव हिज बिग ब्रेक? उन्हें अपनी लाइफ का बिग ब्रेक कहाँ से और कब मिला? तो भैया इसका आंसर ये है कि इन्हें ऑल इंडिया रेडियो 1938 के बाद से इनकी जो परफॉर्मेंसेस होनी शुरू हुई, उसके बाद ही इनको इनके लाइफ का या करियर का सबसे बड़ा ब्रेक या सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने का मौका मिला। उसके बाद इनको जानने का कोई वो नहीं था, मतलब इनको हर इंसान जानता था। इनकी जो पहचान है, इनका जो फेम है, उसकी कोई भी सीमा नहीं थी। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो सबसे पहले हमारी इंडिया की फ्रीडम का स्वागत किया गया था बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई को बजाकर। He poured his heart out into the राग काफ़ी। इन्होंने यहाँ पर ना बच्चों एक राग बजाया था, एक म्यूज़िक बजाया था जिसको कहते हैं राग काफ़ी। और ये मान लो कि उन्होंने अपनी दिलो जान लगा दी थी उस राग को बजाने में, जो उन्होंने रेड फोर्ट से बजाया था, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उसे अपनी ट्रायस्ट विद डेस्टिनी की एक स्पीच दी थी। भाग्य के भेंट का प्रबंध की दुनिया में हमारे देश में आगे क्या होगा उसके बारे में एक स्पीच दी थी। उस दिन सबसे पहले हमारे देश की फ्रीडम को सलाम करने वाले या फ्रीडम को एक वो देने वाले, ट्रिब्यूट देने वाले, फ्रीडम को सबसे पहले सम्मान देने वाले हमारे श्री बिस्मिल्लाह खान जी ही थे। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खान जी ने इंडिया में और बाहर में, ठीक है, बाहर हमारे जो देश के बाहर है यानी फॉरेन के अंदर, उन्होंने बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं। उनकी पहली ट्रिप जो बाहर की थी, दिल्ली इंडिया से बाहर की, वो थी अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर किंग ज़ाहिर शाह वो सो टेकन इन बाय, यानी वो उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे, इतने ज़्यादा उन्हें अच्छे लगे थे कि ही गिफ्टेड हिम द प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। कि उन्होंने उनकी आवाज़ सुन के, उनकी शहनाई की आवाज़ सुन के उन्हें प्राइसलेस पर्शियन कारपेट और बाकी सोवेनियर्स, यानी बाकी उस जगह की अपनी लोकल यादें, उन्होंने उन्हें किसी भी जगह की, अगर आप पर्टिकुलरली कहीं से कुछ खरीद के लाते हो, जैसे आप बीच पे गए, बीच से आप वो उठा कर ले आए, शेल्स उठा कर ले आए, तो वो वहाँ का सुवेनियर है। यानी किसी पर्टिकुलर जगह में मिलने वाली चीज़ें या पर्टिकुलर यादें हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि भैया अमृतसर में बड़े अच्छे पापड़ मिलते हैं, लोकल यादें या सामान, उनको हम लोग सुवेनियर कहते हैं। तो यहाँ से उनके जो किंग ज़ाहिर थे, उन्होंने उन्हें कारपेट दिया और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में उस समय मिलती थी। ये एक तरीका था उन्हें दिखाने का कि जो आपने किया है वो बहुत ही अच्छा काम है। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's music। जो अफ़गानिस्तान के राजा थे वो अकेले ऐसे इंसान नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक के दीवाने थे। फ्रॉम फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट नाम के एक फिल्म डायरेक्टर भी इतने इम्प्रेस थे बिस्मिल्लाह खान के प्ले को सुनकर कि उन्होंने उनके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक पूरी मूवी का नाम रख दिया जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। और वो फिल्म सुपर हिट थी। उसके अंदर बिस्मिल्लाह खान का एक कॉम्पोजिशन यानी उनका दिया हुआ एक म्यूज़िक भी था
जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, एंड ये नेशन वाइड चार्ट बस्टर बना, यानी कई कई गाने ऐसे आते हैं जो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। इतना अच्छा इसका म्यूजिक का रिस्पॉन्स रहा कि लोगों ने इतना गाना सुना कि सबको याद है। जैसे हमारे टाइम पे वो गंगम स्टाइल और डेस्पासीतो, और अभी जैसे वो ऑब्सेस्ड चल रहा था पीछे, ये चार्ट बस्टर सॉन्ग्स है, मतलब जिनका अनएक्सपेक्टेड था, इतना सुना है लोगों ने, इतना सुना है कोई कहने की हद नहीं। डिस्पाइट द ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बेटा सेल्यूलॉइड क्या होता है, ये फिल्म वर्ल्ड, इस फिल्म वर्ल्ड में भी लोग इनको जानते थे, इनको मानते थे, इनकी रिस्पेक्ट करते थे। बिस्मिल्लाह खान सक्सेस इन फिल्म म्यूजिक वाज लिमिटेड टू 2। इन्होंने सिर्फ 2 मूवीज में काम किया, एक तो थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और दूसरा था विक्रम श्रीनिवासा की कन्नड़ा मूवी जिसका नाम था सनाधि अपना, ठीक है, वेंचर का मतलब है प्रोजेक्ट। इनका जो इन्होंने एक कन्नड़ा मूवी में काम किया और एक विजय भट्ट की मूवी में काम किया। और उसके बाद वो कहते हैं आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। इसीलिए ये सब मेरे बस की नहीं है, मैं ये आर्टिफिशियलिटी, मैं ये नकलीपना मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये नकलीपना मैं नहीं कर सकता, मुझे ये ग्लैमर नहीं चाहिए, मुझे ये चकाचौंध नहीं चाहिए, ग्लैमर। तो उन्होंने बोला मुझे चकाचौंध नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। ही सेज विद एम्फेसिस, उन्होंने बड़े फोकस से बोला कि नहीं, ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, एंड ये सब चीज़ें मैं पसंद नहीं करता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब अवार्ड्स और रिकॉग्निशन यानी पहचान उनको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मिली, ठीक है, ये उनको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी परफॉर्म्ड एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भारत के पहले वासी थे जिन्हें लिंकन हॉल में बुलाया गया था, जो कि अमेरिका में है, कि आप आइए और अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर दीजिए। ही ऑल्सो टुक अ पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, एक फंक्शन था, एक एग्जीबिशन थी वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में, वहाँ पर भी ये गए। केन्स आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर, ये कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर इन्होंने विजिट किया था। सो वेल नोन ही डिड बिकम इन द इंटरनेशनली, कि इनके नाम पर तेहरान में एक ऑडिटोरियम बना दिया गया जिसका नाम था तहार मुजीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान म्यूजियम, ठीक है, इनके नाम के पीछे एक वो भी बना दिया गया। तो हम ये क्या कह सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है, हाउ डिड ही गेट इंटरनेशनल फेम, उनको ये इंटरनेशनल फेम जो था ये कैसे मिला, ठीक है, ये जो इंटरनेशनल फेम है ये इनको कैसे मिला, हाउ डिड ही गेट दिस इंटरनेशनल फेम। अगला, नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम, ठीक है, उनके ऊपर ये न्योछावर किए गए, मतलब ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं होगा बच्चों जो उनको देश के अंदर नहीं मिला है, उनको ऑलमोस्ट सारे अवार्डों से नवाजा गया था, उनको सारे अवार्ड्स दिए गए थे। इन 2001 सॉरी, wait let me just change the color of the ink, yeah. In 2001 बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, जिसका नाम है भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, with the coveted award, उस अवार्ड को अपने पास रखते हुए, ठीक है, उस सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च कर देते हैं, ग्रेटेस्ट, सर्वोच्च लिख लो तुम लोग, उस सर्वोच्च अवार्ड को अपने पास रखते हुए उनकी आंखों में एक चमक थी, ग्लिंटिंग का मतलब भैया शाइनिंग होता है, उनकी आंखों में एक चमक थी और उस चमक के साथ वो बोले, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। उन्होंने बोला कि मेरा बस यही कहना है कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, क्योंकि हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन उसका म्यूजिक है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। उन्होंने बोला कि हमारा म्यूजिक इतना स्ट्रांग है कि बाहर के लोग भी हमारा ही म्यूजिक सीखने आ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को म्यूजिक सीखने के लिए फोकस कीजिए। In spite of having traveled all over the world, खान साहब, as he was fondly known, lovingly, इनको प्यार से लोग खान साहब बुलाते थे, ठीक है, इनको प्यार से सब लोग खान साहब बुलाते थे। He was exceedingly fond of बनारस एंड दुमराव, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बनारस और दुमराव से। ऑल्दो पूरी दुनिया घूम कर आए हैं, लेकिन इन दोनों जगह से अच्छा उन्हें दुनिया में कुछ भी नहीं लगता था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड ये उनके लिए दुनिया के सबसे सुंदर टाउन्स में से थे।
A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in USA. उनका एक स्टूडेंट था जो चाहता था कि वो USA में आए और वहाँ पर हेड करें, यानी एक चालन करें, चलाएं कर देते हैं, चलो वहाँ पर वो आए और एक म्यूजिक स्कूल चलाएं। लेकिन एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर, उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, मैं आपको वहाँ पर सारा का सारा इंडिया का वातावरण बना कर दे दूंगा, बनारस का, वहाँ पे सारे टेम्पल्स बना के दे दूंगा आपको, बस आप आ जाइए और वहाँ पे म्यूजिक सिखाइए। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन उनका एक सिंपल सा सवाल था कि आप सब कुछ कर दोगे लेकिन क्या रिवर गंगा को वहाँ लेके आ पाओगे? तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं थी, यानी उन्हें अपने देश से, अपनी मिट्टी से इतना प्यार था कि उन्होंने मना कर दिया कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। And he is remembered to have said, that is why when I'm in a foreign country, I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique matha of दुमराव। मट्ठा होता है भैया हमारी लस्सी। तो उन्होंने बोला कि जब मैं बाहर होता हूँ तो मुझे बनारस की और गंगा की याद आती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे दुमराव की याद आती है। वो अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे बच्चों, और जिसी की वजह से वो अपने देश को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो इसमें एक सवाल आता है, हाउ वॉज बिस्मिल्लाह खान attracted to, sorry, a symbol of ह्यूमैनिटी। वो इंसानियत का एक सिंबल कैसे थे? क्योंकि वो मुस्लिम होकर भी हिंदी टेम्पल्स में, इंडियन टेम्पल्स में अपना म्यूज़िक बजाते थे, जिसके लिए वो जाने जाते थे। उन्हें कोई मना करने वाला नहीं था। उन्होंने इंडिया की फ्रीडम के अंदर अपना सबसे पहला योगदान दिया था, वो शहनाई के साथ राग काफ़ी बजाकर। तो वो इंसानियत की भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने प्रूव करते हैं। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं पे होता है ख़त्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग चाहें तो मुझसे जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, और डाउट्स आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, आप मेरे को बता सकते हैं, फ्री है, कमेंट बॉक्स बताइए, कोई भी डाउट है मेरे को बताइए। उसके बाद आप लोगों को लगानी है बच्चों इस चैप्टर की DPP, ठीक है? इस चैप्टर की DPP को ज़रूर कर लीजिएगा। DHA DPP आपके पास जो डेली प्रैक्टिस पेपर आता है चैप्टर का, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करके ख़त्म कर लेना। एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।